बस हो गया, ठीक है। और कौन है? आकांक्षा होगी, अच्युत हो गया, और कौन है? बस ना, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होने का मतलब है कि t इक्वल टू 0 यहाँ है, और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और ये x इक्वल टू 0 है। ये x इक्वल टू माइनस ए है, ये x इक्वल टू a है। Particle starts from in position moves towards positive extreme as shown. Find the equation of the SHM amplitude of। तो इसका तो सिंपल ही है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, मेन पोजीशन से। तो इक्वेशन क्या होगी? सीधी सीधी x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। एक मिनट, किधर जा रहा है? पॉजिटिव टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम है, तो इक्वेशन यही है। उसने गलत दिया आंसर, वो क्लियर है ना। एग्जाम्पल 4 का जो आंसर दिया वो क्या है? गलत है। आंसर क्या होना चाहिए भाई? ये क्लियर है सबको? क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप, एग्जाम्पल 5 में क्या हो रहा है? Particle is performing SHM of amplitude and time period. Find the time taken by the particle to go from 0 to a/2 जाने में कितना टाइम लगेगा। तो जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो हमेशा आप इस वाले कॉन्सेप्ट से करेंगे। तो ये a है, ये माइनस a है, लाइट इधर से इंसिडेंट करा रहे हैं। तो ये 0 से जा रहा है, और मैंने क्या बताया आपको, ये रेफरेंस लाइन हमेशा। तो ये 0 से जा रहा है, और कहाँ तक गया? क्योंकि एसएचएम कर रहा है तो ये कह रहा है कि a/2 तक गया, और t इक्वल टू 0 पर यहाँ था, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, और किसी जनरल टाइम टी पर यहाँ। तो ये कितना हो गया यहाँ? ओमेगा इंटू टी ना। तो ये कितना हो गया? ओमेगा इंटू टी ना। और ये कितना है? a/2। और ये कितना है? a। तो आप देख रहे हो कि क्या हो गया है? a/2/a इक्वल टू जाएगा साइन ओमेगा टी, यानी साइन ओमेगा टी इक्वल टू कितना आ गया? 1/2। ओमेगा टी इक्वल टू कितना आ गया? π/6। यही आंसर है। टाइम पीरियड दे रखा है तो 2π/T इंटू टी इक्वल टू π/6, यानी टाइम हो गया t/12। ये आंसर आना चाहिए। बात समझ में आ गई? यस सर। कैसे करना है? तो ये यहाँ से इधर जा रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हम कर ही चुके थे। प्रोजेक्शन वाला पार्ट हो ही गया है, एनर्जी वाला पार्ट हो ही गया है। अब जैसे एग्जाम्पल 7 है हमारे पास, लिख लीजिए। लिख लिया? लिख लिया आप लोगों ने? अब जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल 7 है, क्या कह रहा है? हमें एक फोर्स दिया F इक्वल टू -50 इंटू एक्स। ये क्या है एक्चुअली? माइनस के एक्स है ना। इसको क्या लिख सकते हो? MA लिख सकते हो।
तो a इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास में -50 डिवाइडेड बाई m कितना है 0.5 इंटू एक्स, यानी -100 इंटू एक्स, यानी इसको कंपेयर करो तो -ओमेगा² एक्स, यानी ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया 10 रेडियन पर सेकंड। इससे क्या पता चल रहा है, जब x इक्वल टू 0 है तो वही मेन पोजीशन भी है। इसका मतलब मेन पोजीशन और ओरिजिन दोनों सेम ही उस पर है, सेम ही पॉइंट पर है। और ये इसका एम्पलीट्यूड होगा x इक्वल टू है, यहाँ वेलोसिटी 0 है, और ये x इक्वल टू माइनस है, यहाँ भी वेलोसिटी 0 है। तो कह रहा है कि इफ इट क्रॉसेस द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, तो सेंटर ऑफ ऑसिलेशन कौन सा हुआ यहाँ, यही तो हुआ, इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। तो जब ये क्रॉस करके जा रहे हैं इसका मतलब ये v नॉट क्या मैक्सिमम स्पीड या वेलोसिटी है, तो कितना है 10 मीटर पर सेकंड। अब इसने एम्पलीट्यूड पूछा है, तो आपको याद होगा कि v नॉट इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग a इंटू ओमेगा, ओमेगा आपको दे रखा है, तो 10 इक्वल टू a इंटू 10, यानी a कितना आ गया है 1 मीटर, यही आंसर है। ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया। बात समझ में आ गई? यस सर। तो इस तरह से करेंगे। तो जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही था एसएचएम में, ठीक है। अब जो भी हम लोग आगे पढ़ रहे हैं एक तरह से इसका एप्लीकेशन पार्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। तो एसएचएम की जब भी बात करेंगे तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन होना चाहिए। तो वो बॉडी क्या करेगी, या वो जो पार्टिकल है या वो जो ऑब्जेक्ट है वो एसएचएम करेगा। इसकी मेन कंडीशन यही है। जब भी ऐसी इक्वेशन मिलेगी, एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी या एक्सेलरेशन और एक्स के बीच में अगर ऐसा रिलेशन मिल रहा है, इसका मतलब है कि वो बॉडी जो है एसएचएम कर रही है। तो मेन जो कंडीशन है वो ये है एसएचएम की, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है, मेन कंडीशन क्या है, ये है a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो बॉडी क्या कर रही है, एसएचएम कर रही है, ठीक। अब जैसे हमने ये बेसिक पढ़ लिया है, तो अब जैसे मान लो आपको कोई सिस्टम दे दिया जाए और कहा जाए कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी निकालने के दो मेथड है ना। जब हम लोग दो मेथड की जब मैं बात करता हूँ तो मतलब ये होगा यहाँ कि अगर लीनियर एसएचएम की बात करूंगा तो फोर्स मेथड है, और एंगुलर एसएचएम की बात करूंगा तो टॉर्क है ना। तो वो एक ही मेथड माना जाता है ना। और दूसरा मेथड होता है एनर्जी मेथड, जिससे हम लोग एनर्जी कंजर्व करवाएंगे और फिर हम लोग उस सिस्टम की फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे या टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। देखो कैसे बताता हूँ आपको। तो सिंपलेस्ट मेथड लेके बताता हूँ मैं आपको, लिख लो इसको। सिंपलेस्ट एक क्वेश्चन होगा, उसी से करेंगे। अच्छा, मैंने वैसे तो एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ मैं आपको एनर्जी को लेकर। लास्ट क्लास में मैंने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात किया था, जो कि टाइम के साथ वेरी कर रहे थे। तो टोटल एनर्जी क्या थी हमारे पास में, कांस्टेंट थी। तो लेकिन वहाँ जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में बात कर रहा था, वो किसके साथ वेरी कर रही थी, पोजीशन टाइम के साथ वेरी कर रही थी। अब हम बात करेंगे पोजीशन के साथ काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, फिर इसकी एवरेज वैल्यू भी बात करेंगे, ठीक है। ये लिख लो। लिख लिया। हाँ सर। तो नेक्स्ट हमारे पास में
kinetic energy and potential energy with position. तो ये हमारे पास में ये ग्राउंड है और यहाँ ये ब्लॉक है। x इक्वल टू 0 है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट के है। ठीक है, तो हमें मालूम है कि ये यहाँ से जा रहा है, तो किस इंस्टेंट पे मान लो यहाँ है ये ब्लॉक, यहाँ वेलोसिटी क्या है v है, और ये यहाँ से डिस्टेंस हमने मान लिया कि ये x है ना। तो आप यहाँ देखो कि इसके तो वेलोसिटी और इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट के है, तो और इसको जो फोर्स लग रहा है इधर लेफ्ट साइड में वो kx है। तो अगर इस इंस्टेंट की बात करूँ तो यहाँ मैकेनिक एनर्जी क्या लिखोगे आप? किस इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ मैं? इस इंस्टेंट की। तो मैकेनिक एनर्जी आप लिखोगे हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। और हम देख चुके हैं कि टोटल मैकेनिक एनर्जी इसके इक्वल आती है। आई बस में तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी है? अगर काइनेटिक या पहले पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? हाफ के एक्स स्क्वायर है। तो ये पोजीशन के साथ वेरी कर रही है। इसकी एवरेज वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो पोजीशन के साथ इसकी एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी? तो वो हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये 0 टू a के लिए बात करेंगे हम लोग, डिवाइडेड बाई 0 टू a डी एक्स। इसको सॉल्व करिए तो आपको ये मिल जाएगा 1/6 के a स्क्वायर। यानी यहाँ से यहाँ जाने में जो ऑन एवरेज इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो है 1/6 के a स्क्वायर है। ये लिख लीजिए। के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है, जो कि कांस्टेंट ही है। लिख लिया? एक मिनट। नेक्स्ट जैसे काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, तो हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर, और ये इक्वल टू क्या है एक्चुअली देखा जाए तो हाफ के a स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। ये इसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। इसकी भी जब आप एवरेज वैल्यू निकालोगे तो 0 टू a हो जाएगा हाफ के a स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर dx डिवाइडेड बाई 0 टू a dx। सॉल्व करिएगा तो ये वैल्यू मिलेगी आपको 1/3 के a स्क्वायर।
और दोनों का सम क्या आना चाहिए, 1/2 k² आना चाहिए, है ना। तो मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू, यानी, है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी एवरेज प्लस, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी एवरेज प्लस पोटेंशियल एनर्जी एवरेज, तो ये आएगा 1/3 ka² प्लस 1/6 ka², और ये इक्वल टू, क्योंकि टोटल एनर्जी तो कभी चेंज नहीं हो रही, तो एवरेज वैल्यू भी टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी, है ना। लिख लो ये। लिख लिया। एक मिनट। अब यहाँ ग्राफ भी देख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन और काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोजीशन। ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये एक्स है, तो आपको पता ही होना चाहिए ग्राफ इसका ऐसा होगा, क्योंकि इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्या रिप्रेजेंट कर रही है, नहीं समझ में आया, क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्वाड्रेटिक। हाँ, मतलब क्या बनेगा इससे, पैराबोला। पैराबोला। तो फिर ये ऊपर वाली इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि पैराबोला के लिए क्या होना चाहिए, a0 नहीं होना चाहिए, मेन कंडीशन ये है कि वहाँ है, वो क्या है, पैराबोला ही तो है। बेटा यार क्या पढ़ के आए हो आप तुम लोग, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है तुम लोगों का, हाँ, कुछ आता पता नहीं। ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ ली क्या, हाँ सर। तो वहां भी तो पढ़ाया था ना ये सब चीजें, वहीं तो पढ़ाई थी, वहीं से तो आया है, हाँ सर। तो फिर इसमें इतना सोचने वाली बात क्या थी बताइए। ऐसा थोड़ी कि फिजिक्स में अलग होगा, मैथ्स में अलग होगा, ये तो आपको जब हमने मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाया था तभी समझ लेना चाहिए था कि बिना मैथ्स के फिजिक्स नहीं पढ़ पाएंगे। और काइनेटिक एनर्जी का क्या है, तो ये भी पैराबोला ही है, लेकिन ये पैराबोला उल्टा पैराबोला है, इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा, और ये x इक्वल टू a है, x इक्वल टू माइनस है, तो ये जो ब्लू वाला कर्व है ये काइनेटिक एनर्जी वर्सेस x है, और ये जो है ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस x है, ठीक है ना। इसका ग्राफ जो है ऐसा मिलेगा अपने को, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, ये है, और ये जो रेड लाइन यहाँ बनाई ना, ये दरअसल ये एनर्जी जो है ना हाफ के a² ही है,
क्यों? क्योंकि जब ये देखो यहाँ मेन पोजीशन पर x इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, लेकिन एक्सट्रीम पर देखो अब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है कि नहीं? यहाँ देखो, और काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0 है कि नहीं? हाँ सर। तो ये वर्क एनर्जी पावर में भी ये वाला पार्ट पढ़ा था आपने, पोटेंशियल एनर्जी वाला। और ये जो लाइन ड्रॉ करते हैं ये क्या इंडिकेट करती है? ये मैकेनिकल एनर्जी इंडिकेट करती है, यानी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इंडिकेट करती है, क्योंकि ये क्या है? एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी तो 0 ही होती है, यानी जो भी मिलेगा आपको एक्सट्रीम पॉइंट पे क्या मिलेगी? पोटेंशियल एनर्जी ही मिलेगी, है ना? लिख लीजिए। लिख लिया सबने? Yes. नो सर। लिख लीजिए। हो गया। नेक्स्ट में हमारे पास में फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेटिंग सिस्टम। तो यहाँ दो मेथड है, पहला है फोर्स और टॉर्क मेथड। तो टॉर्क मेथड तो अभी हम बात करेंगे नहीं, क्योंकि हमने टॉर्क के बारे में ज़्यादा कुछ अता पता नहीं है। और दूसरा है एनर्जी मेथड। ठीक है, अब कैसे अपन करना है बताता हूँ आपको, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फोर्स मेथड से, मैं एनर्जी मेथड से बताऊंगा। एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में। ऑसिलेटिंग spring block system oscillating in vertical plane. लिख लिया?
एक मिनट। ओके Done, sir. अब जैसे इसको इधर ले लेता हूँ, समझिएगा कैसे कर रहा हूँ मैं। मान लो ये स्प्रिंग है, ये अभी अपने नेचुरल लेंथ पर है। अगर हमने यहाँ मास अटैच किया तो इसमें क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। और मान लो यहाँ ब्लॉक हमने अटैच किया तो ये यहाँ पहुंच गया। तो मान लो ये अभी हमने ये सस्पेंडेड है, तो इसमें एक्सटेंशन मान लो x नॉट का है और इस ब्लॉक का मास m है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। तो अभी ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है, यानी ये इसका क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ओके, हमें इस सिस्टम का फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो अभी मान लो ये ऑसिलेशन नहीं कर रहा है, लेकिन मान लो अगर मैं इसको या तो नीचे लेके जाता हूँ, यानी इसको घसीट के नीचे लेके यहाँ से छोड़ दूंगा, तो ये क्या करेगा, फिर ऐसे ऐसे ऑसिलेशन करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ से, अब इसको हमने यहाँ से डिस्प्लेस किया नीचे की तरफ। और यहाँ से जब डिस्प्लेस किया, ठीक है, तो क्या करना है, मान लो x हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट से डिस्प्लेस किया है, ध्यान रखना कहाँ से, इक्विलिब्रियम पॉइंट से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं एक्सेलरेशन इधर लेता हूँ तब a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, -x आ जाएगा। लेकिन अगर अगर मान लो मैं टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम लेता हूँ तो मेरे पास में आएगा a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +x। तो लेकिन जो आंसर है ना टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी का, वो चेंज नहीं होता है। तो मैं टुवर्ड द इक्विलिब्रियम ही ले लेता हूँ। तो अभी आप देखो इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो आप देख रहे हो कि डाउनवर्ड इसको क्या लग रहा है यहाँ, mg जो कि कांस्टेंट फोर्स है। ऊपर क्या लग रहा है इसको, kx नॉट। अगर ये रुका हुआ यानी नेट फोर्स 0 हुआ तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी, mg इक्वल टू kx नॉट हो गया। ये समझ में आया पहले, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। Yes. अब मैंने इसको नीचे x लेकर गया, तो आप देखिए ध्यान से, हमारे पास mg तो कांस्टेंट ही है, लेकिन स्प्रिंग फोर्स क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। तो स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा अब यहाँ, x नॉट प्लस x इंटू के होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो टोटल एक्सटेंशन है स्प्रिंग में वो तो x प्लस x नॉट का है। तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर क्या लिखोगे आप, k x प्लस x नॉट माइनस mg नेट फोर्स इक्वल टू ma तो लिखोगे। आप देख रहे हो कि kx प्लस kx नॉट माइनस mg इक्वल टू ma, kx नॉट इक्वल टू mg इस इक्वेशन से। तो आप यहाँ देखो क्या आ रहा है, k बाई m इंटू एक्स। तो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आ रहा है, यानी ये एसएचएम कर रहा है। और पॉजिटिव है ना ये, क्योंकि मैंने एक्सेलरेशन उधर ही माना है। तो यहाँ कंपेयर करेंगे किससे, a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स से। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ, रूट k बाई m। और हमें मालूम है इसको 2πf ले सकते हो, इसको 2π बाई कैपिटल T ले सकते हो। अब आप कहेंगे सर हॉरिजॉन्टल में भी यही आंसर था, वर्टिकल में भी आंसर था, तो mg का कोई असर नहीं है। mg का कोई असर नहीं होता है। मतलब ये भी आप याद रखो कि अगर कांस्टेंट फोर्स लगा रखा है तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड यही रहता है, वो कभी चेंज ही नहीं करता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रख सकते हो कि जब भी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स होगा तो उसका इफेक्ट फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड पर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के केस में नहीं आता है। ओके, लिख लो।
तो ये इसका आंसर आ गया। तो हॉरिजेंटल में रखें या वर्टिकल में रखें, आंसर इसका हमेशा यही रहेगा। अब इससे एक बात और है, इसको आप मून पे ले जाओ या मार्स पे ले जाओ या पॉल पे ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड कभी भी चेंज नहीं होगा। भाई समझ में आया? हेलो Yes. भाई, सबको समझ में आया ना? हाँ सर। अच्छा एक मिनट, मैंने आपको वैसे तो टॉर्क तो पढ़ा दिया था ना? हाँ हाँ सर। सर। तो इसका मतलब एंगुलर एस्टेम भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि टॉर्क का एक आइडिया मैं आपको दे चुका हूँ पहले, है ना? अच्छा जैसे स्प्रिंग, सॉरी क्या बोलते हैं, एनर्जी मेथड भी आपको, देखो एनर्जी मेथड से कैसे करें वो भी बताता हूँ। ये तो हुआ फोर्स मेथड, क्योंकि हमने ये क्या अप्लाई किया हुआ, एफ इक्वल टू एम ए तो अप्लाई किया, इसलिए इसको हम फोर्स मेथड बोलते हैं। लिख लिया? लिख लिया? भाई सबने लिख लिया? Yes sir. अब जैसे एनर्जी मेथड देखो कैसे करते हैं। तो वैसा ही है, उसमें भी हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन तो लिखेंगे लिखेंगे। ये स्प्रिंग है मान लो, ये अपने नेचुरल लेंथ पर है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, हमने यहाँ ब्लॉक अटैच किया, मान लो ये ब्लॉक यहाँ है और अभी इक्विलिब्रियम पर है, इसमें मान लो एक्स नॉट का एक्सटेंशन है, इसको एक्स नॉट डाउनवर्ड एम जी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या हो जाएगा, एम जी इक्वल टू के एक्स नॉट। अब यहाँ से मान लो हमने इसको नीचे की तरफ डिस्प्लेस किया, है ना? तो अब इसमें ये मानना है, लेकिन ये जहाँ से इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना, उसी को हम लोग रेफरेंस मानेंगे, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हो जाएगी यहाँ, जीरो। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहाँ रेफरेंस पॉइंट मान के जीरो मान लिया हमने।
है ना, और लेकिन इसमें वेलोसिटी इधर की तरफ मानेंगे, एक्स डिस्प्लेस करने के बाद में इसमें वेलोसिटी इधर की तरफ मानेंगे। अब इस इंस्टेंट पर टोटल एनर्जी लिखेंगे, तो टोटल एनर्जी को मैं ई से डिनोट कर लेता हूँ। तो क्या क्या है इसके अंदर, एक तो काइनेटिक एनर्जी, तो इसका मास अगर m है तो mv स्क्वायर, प्लस इसमें स्प्रिंग एनर्जी भी है कितनी, हाफ के एक्स नॉट प्लस एक्स का होल स्क्वायर है ना, तो क्योंकि टोटल एक्सटेंशन तो ये हुआ ना, टोटल एक्सटेंशन तो यहाँ से यहाँ तक का हुआ ना, तो एक्स प्लस एक्स नॉट हुआ, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कौन सी, ग्रेविटेशनल, तो क्या लिखोगे माइनस एम जी इंटू एक्स लिखोगे ना। ये इक्वेशन समझ में आए आपको? ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, ये क्या लिखा मैंने, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी है। बात सुन आ रही है? Yes, sir. हम्म। अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट होगी। ये क्या होगी, कांस्टेंट होगी, टाइम के साथ ये वेरी नहीं करेगी। कांस्टेंट होगी तो डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग इसको, जो डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या आ गया, जीरो, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हाफ एम, ये तो कांस्टेंट है, ये क्या लिखोगे आप, 2v dv बाई dt प्लस हाफ के, ये भी कांस्टेंट है लेकिन हो जाएगा 2 एक्स नॉट प्लस एक्स, है ना, पावर रूल लगा रहा हूँ, इनटू dx बाई dt माइनस एम जी इंटू dx बाई dt। ये डिफरेंशिएशन समझ में आया? Yes, sir. लिख लो इसको। लिख लिया क्या? हेलो, यस और नो? अब यहाँ देखो, इसको सॉल्व करेंगे, तो मैं इसको सबको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ देखो अब आप, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब ध्यान से देखो, dx बाई dt v है,
ये v भी कैंसिल आउट हो गया, तुम्हारे पास हो गया 0 इक्वल टू m dv बाई dt प्लस k x नॉट प्लस x माइनस mg, है ना। अब ध्यान से देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन से, तो 0 इक्वल टू m dv बाई dt प्लस के एक्स नॉट प्लस के एक्स माइनस एम जी, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ हो गया हमारे पास में एम डी वी बाई डी टी इक्वल टू माइनस के एक्स, ये डी वी बाई डी टी क्या है यहाँ ए, तो माइनस के बाई एम एक्स। तो आप देखो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन मैंने अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन माना है, तो आना ही था। इससे कंपेयर कर लेंगे तो आप देखो वही तो आंसर आ रहा है, ओमेगा इक्वल टू रूट के बाई एम, तो 2 पाई बाई कैपिटल टी या 2 पाई एफ। बात समझ में आ गई? यस और नो? Yes, sir. तो इस तरह से एनर्जी मेथड और फोर्स मेथड अप्लाई करेंगे। लिख लिया? हो गया, सबने लिख लिया? अब जैसे इसमें क्वेश्चन दिए हुए हमारे पास में, एग्जाम्पल 8 है, एग्जाम्पल 9 है ना, ये क्वेश्चंस करते हैं। तो एग्जाम्पल 9 करिए आप, सॉरी एग्जाम्पल 8। कर लिया? है ना, तो कुछ नहीं था उसमें, फॉर्मूला ही था, लगाना था। हम जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 8 तो बताने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 9 बताते हैं। A friction coefficient between the two blocks shown in figure is mu
and the horizontal plane is smooth. If the system is slightly displaced and released, find the time period. तो ये दोनों साथ में किस लिए, क्योंकि स्लाइटली डिस्प्लेस किया तो दोनों साथ में किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। तो ये ब्लॉक है हमारे पास में और ये ब्लॉक हमारे पास में। और ये के है। तो अब यहाँ देखो कि इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया तो दोनों साथ में जाएंगे। अब इसमें थोड़ा फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट भी है। तो मान लो यहाँ डिस्प्लेस करके लाए हम लोग, है ना, इसको छोड़ दिया हमने। तो आप देखोगे कि यहाँ सिंपल सी बात है कि ये दोनों मिला के सिस्टम करेंगे तो ये तो पूरा एक ही सिस्टम हो गया। तो इसका टाइम पीरियड तो सीधा सीधा ही होगा 2 पाई रूट एम क्या लिखोगे, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बाई के। ये आंसर है ना, क्योंकि हमने इस सिस्टम के लिए ओमेगा स्क्वायर क्या लिखोगे आप, के बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, क्योंकि तो पूरा एक ही सिस्टम है। तो वहां से अपने को टाइम पीरियड तो मिल जाएगा। फिर कह रहा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन the blocks when the displacement from the mean position is x। अब ये समझना है अपने को। देखो कैसे, ये तो पहला पार्ट मैंने कर ही दिया है। दूसरे पार्ट में क्या करना है, देखो इसको यहाँ घसीट कर ले आए हम लोग, है ना। तो अब एक्स घसीट के लाए, तो यहाँ देखो किस ब्लॉक पर, बी पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो लोअर जो ब्लॉक है उसको फोर्स किधर लग रहा है, मतलब इसको फोर्स इधर लग रहा है ना। कितना लग रहा है, कि एक्स लग रहा है। यहाँ एफ बी डी बनाओ, स्मॉल एम है कैपिटल एम है ना। तो आप देख रहे हो कि अगर इसको इधर की तरफ लग रहा है, दोनों साथ में ही है, तो इसकी टेंडेंसी किधर है, इधर जाने की है ना। तो इसकी टेंडेंसी इधर जाने की है, तो इसको फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, पीछे। तो फिर इसको किधर लगना चाहिए, आगे। और दोनों साथ में चल रहे हैं, इसका मतलब दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ सेम है कि नहीं। तो अगर ऊपर वाले ब्लॉक के लिए आप लिखते हो या तो दोनों के लिए एक साथ लिख लो, तो कोई बात नहीं, मैं अलग अलग लिख लेता हूँ। तो ऊपर वाले ब्लॉक के लिए लिखोगे तो एफ एस इक्वल टू क्या लिखोगे, एम ए। नीचे वाले ब्लॉक के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे, एफ मतलब के एक्स माइनस एफ एस इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एम ए की वैल्यू यहाँ रख दो। तो एम ए की मतलब ए की वैल्यू निकाल के यहाँ से, तो ए इक्वल टू क्या है, एफ एस बाई एम, क्योंकि कैपिटल एम एफ एस बाई एम। तो ये हमारे पास आ गया के एक्स इक्वल टू एफ एस को इधर ले आओ। तो एफ एस को बाहर ले लो, तो 1 प्लस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो आप यहाँ ध्यान से देखो, हमारे पास एफ एस इक्वल टू क्या आ गया, स्मॉल एम के एक्स डिवाइडेड बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। यही आंसर है। अब आप कहेंगे सर, अब देखो सिंपल सी बात है कि लोअर ब्लॉक पे पिच लग रहा है, तो मैग्नीट्यूड लिखा मैंने। तो लोअर ब्लॉक जो है कैपिटल एम ब्लॉक है, उसको राइट में लग रहा है, स्मॉलर ब्लॉक को लेफ्ट में लग रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड ये रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। Yes, sir. ये लिख लो पहले। फिर तीसरा क्या है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इफ द अपर ब्लॉक डज नॉट स्लिप रिलेटिव टू द लोअर ब्लॉक। चलो चलते हैं। तो आपने फ्रिक्शन में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, उसको यूज करूंगा मैं यहाँ।
एफ एस को म्यू एम जी रख देंगे, बिल्कुल सही है। तो उससे आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आता है। एफ एस को क्या रख दो यहाँ, इसी इक्वेशन में, है ना। इस इक्वेशन में एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी यहाँ, म्यू एम जी होगा, है ना। तो कैसे होगा अभी थोड़ा समझ लेते हैं। देख लिया सबने। अब यहाँ देखो, इसी इक्वेशन की अगर हम बात करें तो ये जो ब्लॉक है ना, स्मॉल है में, तो इसको फ्रिक्शन किधर लग रहा है, सॉरी इसको फ्रिक्शन आगे लग रहा है, यहाँ इसको नॉर्मल लग रहा है, डाउनवर्ड इसको एम जी लग रहा है, और ये लोअर ब्लॉक है, इसको इधर के एक्स लग रहा है, और इधर एफ एस लग रहा है। तो आपको मालूम है कि एफ एस लेस देन इक्वल टू म्यू एन होता है, जो कि एन की वैल्यू यहाँ क्या है, ये है। तो एफ एस क्या आया था हमारे पास में, तो ये हमारे पास में आ गया। फिर लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, म्यू एम जी होना चाहिए, है कि नहीं। तो एम से तो एम कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, म्यू जी एम प्लस एम डिवाइडेड बाई के, है कि नहीं। तो यही हो गया ना मैक्सिमम, यानी ये इक्वल टू अगर ए है तो ए क्या हो गया यहाँ, है ना, मैक्सिमम हो गया। फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ गया। ओके, पॉइंट क्लियर। हम्म, सर। हाँ बोलिए। सर वो लास्ट वाले में म्यू जी आएगा, आपने म्यू एम जी लिखा। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्लियर।
अब जैसे क्वेश्चन हमारे पास में एग्जांपल 10th देखिए आप। ब्लॉक ऑफ मास m is suspended from the ceiling of a stationary elevator। यहाँ क्या दिया हुआ देखो, ये एलिवेटर है और ये अभी रेस्ट पर है, तो ये सस्पेंडेड है। सस्पेंडेड है इसका मतलब इसमें एक्सटेंशन तो होगा ही। क्यों? क्योंकि अगर ये स्प्रिंग में मास नहीं होता तो यहाँ कहीं होती। अभी इसमें कितने का एक्सटेंशन है, मान लेते हैं x नॉट का है, तो डाउनवर्ड क्या है, क्योंकि रुका हुआ है, डाउनवर्ड mg है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो ऊपर क्या है, kx नॉट है, यानी इक्विलिब्रियम पे तो kx नॉट इक्वल टू क्या हो गया, mg, यानी इसमें x नॉट का एक्सटेंशन है ना। अब क्या कह रहा आगे, block of mass m is suspended from the ceiling of a stationary elevator through a spring constant k and suddenly the cable breaks and the elevator starts falling। यानी ये जो केबल यहाँ लगी हुई है उस केबल की बात कर रहा है कि ये ब्रेक हो जाती है तो ये फ्री फॉल गिरेगा, तो है ना, एंड द एलिवेटर स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रीली, शो दैट ब्लॉक न्यू नाउ एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड mg by k इन द एलिवेटर, ये पूछ रहा है। तो भी आप देखो जैसे इसको हम लोग कट करेंगे, ये ब्लॉक भी रेस्ट पर है, तो ये जो एसएचएम की बात कर रहा है ये ग्राउंड फ्रेम से नहीं कर रहा है। ग्राउंड फ्रेम से अगर ये कहा जाए कि ये एसएचएम कर रहा है तो मैं कहूंगा नहीं, लेकिन क्या इस फ्रेम से एसएचएम कर सकता है, तो हाँ कर सकता है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है चेक करना पड़ेगा मुझे। तो फ्री फॉल जब होगा तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, a/g। तो मैं क्या करूंगा, लेकिन यहाँ इसमें बैठ के इसको ऑब्जर्व करूंगा, यानी विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर जाऊंगा मैं, ये लिख लो पहले। लिख लिया आप लोगों ने? नो सर। अच्छा, ये वैसे ही आपकी ये लास्ट क्लास होगी। अब नेक्स्ट जो क्लास है वो आपको बता दिया जाएगा जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए, है ना। लेकिन अगर आपको किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, डाउट क्लास लगेगी जिसमें कोई भी आ सकता है ना। जो भी डाउट है, किसी कॉन्सेप्ट में डाउट है तो वो पूछ सकते हो। ये जो टॉपिक है आपके सब करवा देंगे, है ना। 12th के जो भी मतलब ये सब कुछ 12th में हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, सारे टॉपिक करवा दिए जाएंगे आपको। ठीक है, तो नवंबर के पहले आपका सिलेबस हो जाएगा सारा जो भी है। मतलब अभी ये नहीं, अभी आपको अब जो क्लास लगेगी अब नेक्स्ट वीक में जो है वो मेंस की एडवांस की क्लास नहीं होगी, डाउट क्लास रहेगी सिर्फ, ये कहने का मतलब मेरा है। ठीक है, और ये जो टॉपिक है मैं आपको जैसे ही मेरे ख्याल से 10 अप्रैल से ऐसा कुछ है शायद,
है ना, तब ये करवा दूंगा टॉपिक में आपको। जितने भी जो भी टॉपिक हैं वो सब हो जाएंगे आपके, नवंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जो भी टॉपिक है सारे मिला के। क्योंकि क्या हो रहा है कि कुछ टॉपिक देखो आपके, जैसे रोटेशनल मोशन स्टेट बोर्ड में 12th में है ना, और सीबीएसई में 11th में है। फिर जैसे सीबीएसई में केटीजिन थर्मो 11th में है, वो आपके वहाँ 12th में है। तो वो उस तरह से कंपेयर मत करेगा आप। तो हम हमारा अपना एक अलग पैटर्न, हमारा अपना एक प्लानर है, उसी हिसाब से चलते हैं हम लोग। तो आप ये सोचो कि ये तो छूट गया, वो छूट गया, छूटेगा कुछ नहीं है। आप मैच कराएगा, सारे 11th 12th के सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे एंड तक। ओके, यस। ये तो बच्चे सोचते हैं कि ये तो मेरा छूट गया, वो छूटा वूटा कुछ नहीं है, सब हो जाएगा कंप्लीट। अब यहाँ देखो, मैं विद रेस्पेक्ट टू लिख लिया सबने, तो मैं विद रेस्पेक्ट टू जा रहा हूँ। जब मैं विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर जाऊंगा, तो आपको पता है कि इसको रोक देते हैं, क्योंकि जिसके रेस्पेक्ट में जाते हैं उसको रोक देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रेस्ट पर आ जाएगा। लेकिन इसको क्या करेंगे, अब हम शूडो फोर्स लगाएंगे, क्योंकि हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो शूडो फोर्स कितना होगा इसका, FPS, और वो जाएगा M×A, जो कि M×G हो गया। अब mg तो रियल फोर्स है, वो तो रहेगा है, क्योंकि रियल फोर्स कभी भी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो आप देख रहे हो कि mg कैंसिल आउट हो गया। तो इस पर जो फोर्स अभी लग रहा है, वो देखा जाए तो कौन सा फोर्स लग रहा है, कि x0 ही तो लग रहा है, बाकी तो बैलेंस हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ मिलेगा आपको, यही तो मिलेगा, इस जगह ही तो मिलेगा। क्यों, क्योंकि इस पे स्प्रिंग फोर्स तो यहीं जाके 0 होगा, है कि नहीं, क्योंकि mg तो कैंसिल आउट हो गए। इसका मतलब ये कह रहा है, वही हो गया बात। तो आप देखो कि अगर ऐसा है, तो यानी इसका ये क्या हो गया, क्योंकि जैसे आप रिलीज करो ये इसको केबल को ब्रेक करोगे, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये लोअर एक्सट्रीम हो गया ना, और ये इसका मेन पोजीशन हो गया। यानी एक्चुअल में सिचुएशन कैसी है, ये नेचुरल लेंथ है, तो ये क्या करेगा, ये इसका लोअर एक्सट्रीम है, यानी ये x=, एक तरह से -a, जो कि क्या है यहाँ, ये x0 है, और ये इसका क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और ये इसका x=a वाला पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास में, ये तो x0 है, इसका x0 की वैल्यू क्या है, तो ये आंसर आ गया हमारे पास में। तो माइनस ले सकते हो आप, ये यहाँ ले लो, तो हो जाएगा mg/k। तो ये प्रूव करना था। तो नाउ that block now execute a simple harmonic motion of amplitude mg/k in the elevator। तो mg/k आ रहा है, ये लॉजिक समझ में आया सबको। तो ये क्या करेगा दरअसल, यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, क्योंकि इमीडिएटली तो वेलोसिटी आएगी नहीं इसमें। तो ये इसका लोअर एक्सट्रीम वगैरह, उसके बाद क्योंकि ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो यहाँ आके इस पर फोर्स क्या हो जा रहा है, 0, और फिर उसके बाद 0 हो गया, लेकिन वेलोसिटी तो आ चुकी है क्योंकि फोर्स कंटिन्यूसली इधर लग रहा है। तो ये क्या करेगा, ऐसे इन दोनों पॉइंट के बीच में ऑसिलेशन करना शुरू कर देगा। लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, एलिवेटर के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये SHM नहीं कर रहा है। इस पॉइंट को ध्यान रखना है, ये भी इसको मेंशन करना चाहिए था, लेकिन मेंशन नहीं किया, कोई बात नहीं। लेकिन विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर SHM करेगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी मोशन SHM नहीं होगी। क्या होगी नहीं मालूम, क्योंकि वो सिस्टम पूरा नीचे भी जा रहा है और वो उसमें ऑसिलेट भी कर रहा है, इसलिए उसकी मोशन को मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट से नहीं बता सकता। क्योंकि क्या बोला है मैंने, फिक्स पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए। तो ग्राउंड फ्रेम से तो वो पॉइंट ही मूव कर रहा है, तो फिक्स पॉइंट कहाँ हुआ, समझ में आ रहा ना, जो पॉइंट लिखवा है इसको ध्यान रखिएगा, फिक्स पॉइंट के अबाउट। तो सेंटर मास एलिवेटर के रेस्पेक्ट में जब भी आप जाओगे तभी वो फिक्स पॉइंट आपको वहां मिलेगा, क्योंकि एलिवेटर के रेस्पेक्ट में वो जो पॉइंट हो तो रेस्ट पर ही आ गया। भाई बात समझ में आ गई। यस सर। लिख लीजिए।
ये क्वेश्चन करिए एग्जाम्पल 11। इसको लिख लीजिए फिर एग्जाम्पल 11। हो गया। वेरी गुड यार। तो फिर 13 करिए तो। बताना है क्या 11? देखो कैसे करेंगे। इसमें दिया हुआ है कि एक ब्लॉक पहले से रखा हुआ है और स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर है। तभी रेस्ट पर हो सकता है क्योंकि नेचुरल लेंथ पर है तभी। एक ब्लॉक आ रहा है यहाँ से, सेम मास का है,
और ये v स्पीड से आ रहा है, लेकिन फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है, ऐसा कह रहा है। द लेफ्ट ब्लॉक इन द फिगर कोलाइड्स इनइलास्टिकली, इसका मतलब क्या होगा, जब इन दोनों के बीच में कोलिजन होगा, यानी जब ये ब्लॉक आके इससे टकराएगा तो दोनों क्या करेंगे, मूव करेंगे और ये इससे स्टिक कर जाएगा, क्योंकि इनइलास्टिकली मतलब यहाँ यही समझना है, स्टिक करना है। तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, लेकिन मान लेते हैं v डैश हो जाएगी पूरे दोनों को मिला के, तो दोनों का मास मिला के कितना हो गया 2m। तो अभी सिस्टम यहाँ था, तो अब पहले क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में मोमेंटम कंजर्व करवाएंगे। सारी बात सुन में, यहाँ क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्व करवाएंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग द एक्स एक्सिस, इनिशियल मोमेंटम क्या है mv प्लस दूसरे ब्लॉक का क्या है, यानी इसको b ब्लॉक मान लेते हैं, इसको a ब्लॉक मान लेते हैं, इक्वल टू तो जाएगा 2m इंटू वी डैश, तो v डैश इक्वल टू आ गया v/2, क्या जाएगा v/2, है ना। अब हमारे पास में v डैश इक्वल टू क्या आ रहा है, v/2 आ गया। अभी v/2 से आगे जाएगा तो ये कब तक जाएगा, जब तक कि फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती। इसका मतलब इसमें मान लो कंप्रेशन x का होता है जो कि मैक्सिमम है, जो कि एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो फाइंड द एम्पलीट्यूड, यानी एक तरह से क्या हो गया, ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी 0 हो रही है, मेन पोजीशन है यहाँ। तो मेन पोजीशन कहाँ है इसकी, मेन पोजीशन तो यही है, क्योंकि यही नेट फोर्स 0 है। तो यहाँ से ये वी डैश से आएगा और फाइनली यहाँ जाके रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि फोर्स इसको इस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, तो फाइनली यहाँ जाके ये रुक जा रहा है। तो एनर्जी कंजर्व करवा देंगे। अब आप कहेंगे सर आपने एनर्जी यहाँ और यहाँ के बीच में डायरेक्ट यहाँ क्यों नहीं कंजर्व करवाई, यहाँ और यहाँ के बीच में वो नहीं करा सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो एनर्जी का लॉस हो रहा है, मालूम है। इसलिए कोलिजन के बाद जब वो स्टिक कर जाएगा तभी उसके बाद यहाँ और यहाँ के बीच में आप एनर्जी कंजर्व करवा सकते हो, यहाँ और यहाँ के बीच में आप एनर्जी कंजर्व नहीं करा सकते हो। क्यों, क्योंकि एनर्जी का बीच में लॉस हो चुका है। इसलिए मैकेनिकल एनर्जी यहाँ से यहाँ तक ही कांस्टेंट रहेगी, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ही कांस्टेंट रहेगी। तो एनर्जी कंजर्व करवा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी किस किस पॉइंट के बीच में है, तो मान लेते हैं कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो बिटवीन ए एंड बी तो हो जाएगा हाफ 2m v डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल भी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी स्प्रिंग की 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस स्प्रिंग की क्या हो जाएगी हाफ के ए स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो m और v डैश कितना हमारे पास में, तो v/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू k/2 a स्क्वायर, तो a इक्वल टू हो गया हमारे पास में mv²/2k का स्क्वायर रूट। ये आंसर आना चाहिए, यानी आंसर आ गया v को बाहर ले लो तो रूट m/2k। मेरे ख्याल से पॉइंट समझ में आ गया होगा सबको। यस और नो, यस सर। Yes, sir. लिख लीजिए अब इसको। ईशान समझ में आ गया ना आपको? यस सर। थर्टींथ किया आप लोगों ने? ये डब्ल्यू मतलब, हाँ बिल्कुल आप उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने जो क्या वो भी बता देता हूँ मैं, इन्होंने सही दिमाग लगाया है, वेरी गुड। बिल्कुल सही किया आपने, उससे भी कर सकते हो। चलो वो उससे भी बताता हूँ। और ये मैंने वर्क वर्क पावर एनर्जी के कॉन्सेप्ट से किया है।
लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया? हाँ सर। एग्जाम्पल 13 बताना है क्या? यस सर। अब इसमें क्या कह रहा है? सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर अभी सिस्टम है, देखो। Now mass m1 is removed from m2. Find the time period and amplitude of resultant motion in spring constant कह दिया है। तो पहले तो भाई मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि मान लो स्प्रिंग यहाँ रही होगी जब इस पर कोई मास अटैच नहीं है। अब जब दोनों मास अगर अटैच है तो स्प्रिंग यहाँ है, मतलब ये ब्लॉक यहाँ है और ये ब्लॉक यहाँ है। तो ये मैंने मान लिया कि ये एक्स नॉट है और ये के, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब m1 को हटाने के बाद अगर इसमें m2 अटैच होता तो इसका मतलब है ये यहाँ कहीं होता। कौन? m2। तो इसमें मैंने मान लिया कि जो एक्सटेंशन होता वो मान लेते हैं कि x2 का होता। ये बात समझ में आई? इसका मतलब ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट तो यहाँ हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? ये बात समझ में आई? यस सर। इक्विलिब्रियम पॉइंट अगर यहाँ होता है इसका मतलब इसको क्या लिखते हैं आप? m2g इक्वल टू kx2 लिखते हैं ना। और यहाँ ऊपर की तरफ क्या लग रहा है इसको? kx नॉट, और डाउनवर्ड क्या लग रहा है? m1 प्लस m2 इंटू जी ना। यानी इसका मतलब है कि kx नॉट, क्योंकि रुका हुआ सिस्टम है, तो m1 प्लस m2 इंटू जी के इक्वल होगा ना। अब आप ये देखो कि जैसे m1 को आप हटाओगे इसकी यहाँ वेलोसिटी 0 ही है और इक्विलिब्रियम पॉइंट इसका ऊपर है। इसका मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट और एक्सट्रीम के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या हो गया यहाँ? एक्स नॉट माइनस x2 हो गया। एक्स नॉट क्या है? एक्स नॉट है m1 प्लस m2
इंटू जी बाई के माइनस ये M2 है तो M2G बाई के, यानी इसका एम्पलीट्यूड तो ये आ गया M1G बाई के। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। अब एम्पलीट्यूड आ गया तो आप देख रहे हो सिर्फ एम्पलीट्यूड तो इससे अटैच है, तो टाइम पीरियड क्या हो गया 2 पाई रूट M2 बाई के, इसका ये तो आंसर होगा। तो एम्पलीट्यूड ये आ गया और टाइम पीरियड ये है इसका। मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। है क्या अभी भी? और तो बता देना भैया। लिख लिया? तो चलो आज इतना ही करेंगे, है ना? आज इतना ही पढ़ना है। सर आज 4 to 6 है ना बोर्ड्स क्लास? हाँ 4 to 6 बोर्ड क्लास है आप लोगों की, और कल भी रहेगी। सर आप पढ़ेंगे कि कोई दूसरा? वो तो कोई भी उसमें बोर्ड का है तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी का वैसे तो मैं पूरा डिटेल में आपको 12th में तो पढ़ाऊंगा ही। जो भी टॉपिक पढ़ाए ना, अभी जैसे अभी मालूम है आपको, वैसे भी मैं ऑप्टिक्स ही शुरू करने वाला हूँ अप्रैल से। तो पहला टॉपिक ही ऑप्टिक्स है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। उसके बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रहेगा, ऐसा है। ओके। हम्म। टॉपिक तो जो 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 भी आपको बोर्ड में पढ़ाए हैं ना, जो सिर्फ बोर्ड के हिसाब से जो पढ़ाए हैं, वो टॉपिक वापस से पढ़ेंगे पूरे डिटेल में। तो वो तो मैंने क्या कहा, वो तो सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको। हमारा तो ये मकसद है कि आप पहले 11th तो पास तो करें, तो उस हिसाब से उतना पढ़ा दे दें वाली बात है। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय हाँ सर। उसके बाद करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा भी है वो तो मैं बता दूंगा आपको, प्लान जो भी प्लान बनेगा ना, वो प्लान आपके साथ शेयर करूंगा, फिर उस हिसाब से करेंगे हम लोग। ठीक है, आरबीडी और एसटम खत्म करके करवा दूंगा, वो भी कोई दिक्कत नहीं। वो मेरे सब सब हमारे हाथ में है, तो कोई दिक्कत नहीं। पहले ये ले लेंगे, फिर बाकी के टॉपिक ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ओके। ठीक है ना? आरबीडी हो जाएगा, ये भी अच्छा है। आरबीडी हो जाएगा तो उससे क्या होगा, आपको आपको टाइम मिल जाएगा एक तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आरबीडी के लिए, क्योंकि आरबीडी में क्या है ना, ज्यादा से ज्यादा जितने क्वेश्चन करोगे ना उतना परफेक्शन आता है, वरना वो बड़ा दिक्कत वाला टॉपिक है वैसे भी। ठीक है, चलिए, खैर कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा वो। ओके, बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय बाय। ओके ओके, बाय बाय, बाय बाय।